स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, आप लोग प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी ना आप लोगों की। तो बच्चों देखो, आज की वीडियो में आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो आपका है समकालीन विश्व सुरक्षा। तो बच्चों इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, ये वाला जो आपका चैप्टर है आपकी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का 7 चैप्टर है। ठीक है, तो इसके जो भी गाइस बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रखे हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, फालतू क्वेश्चंस को नहीं करना है। तो बच्चों देखो, मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी भी लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों आप लोग 2 महीने के अंदर भी अपना सिलेबस कैसे खत्म करोगे। ठीक है, सिलेबस भी अच्छे से इसको रिवाइज कैसे करोगे। तो मैं इसके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आई थी बच्चों। तो आप लोग उसको भी जाके देखना कि अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि हम लोग कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए तो एक बार आप लोग अच्छे से सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ में क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस लगाओगे तभी पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखो, अब आपका बच्चों ये वाला जो चैप्टर है इसमें आप लोग मेन क्या पढ़ने वाले हो कि सुरक्षा क्या होती है ना? क्या कि सुरक्षा क्या होती है, कि बेटा समकालीन भी सुरक्षा क्या होता है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हर एक देश का सुरक्षा का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर में मेन क्या है? सुरक्षा। अगर चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर का नाम ही क्या है? समकालीन विश्व सुरक्षा। है ना बेटा? तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि पूरे विश्व के लिए क्या क्या खतरा है। क्योंकि देखो बेटा, सुरक्षा का मतलब क्या होता है? जो भी आपका खतरा है उससे बचना। है ना? तो बेटा देखो, इस चैप्टर में आप लोग यही पढ़ोगे कि पूरे देश को किन किन चीजों से खतरा है, और आप लोग मतलब उन जो खतरों से बचने के लिए पूरा विश्व क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा यही, क्योंकि देखो आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन ये है कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। तो बेटा सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? खतरे से मुक्त रहना। यानी कि बेटा देखो, कोई देश जब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वो देश क्या है? सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। तो देखो बेटा, जैसे कि आप लोग, मानव भी क्या है बेटा, कभी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे जो देश है वो भी बेटा कभी सुरक्षित नहीं होता। कैसे नहीं होता आपको पता है? कि अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे आसपास जो पड़ोसी देश है उनसे हमें हमें हमेशा खतरा रहता है ना? उसके अलावा आतंकवादियों से हमें हमें हमेशा खतरा रहता है। तो देखो, जो खतरा एक बहुत बड़ी, मतलब की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है कि हम लोग अपने देश को कैसे बचाए या अपनी मानव को खतरे से कैसे बचाए। ठीक है, तो बेटा सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? खतरे से मुक्त होना। तो देखो, ये चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि खतरे का अर्थ होता क्या है। तो देखो, अब बेटा मैं सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा दो तरीके की होती है। क्या होती है? सुरक्षा दो तरीके की होती है। तो देखो बेटा, सुरक्षा दो तरीके से करनी होती है। तो देखो, पहली होती है आपकी पारंपरिक धारणाएं। क्या होती है? पारंपरिक धारणा। ठीक है, तो इसमें बेटा देखो, एक तो होता है आपका पारंपरिक धारणा है। ठीक है, तो अब इसमें भी दो होते हैं। पहले देखो बेटा, कौन सा होता है आपका? बाहरी सुरक्षा। कौन सी है आपकी? बाहरी सुरक्षा। और एक होती है बेटा आपकी आंतरिक सुरक्षा। क्या होती है? आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो दो तरीके की बेटा सुरक्षा होती है पारंपरिक में। तो देखो बेटा, धारणा क्या होती है कि सुरक्षा के लिए हम लोग को, मतलब सुरक्षा पारंपरिक धारणा में आप लोग ये पढ़ोगे कि हमें किस किस चीज से सुरक्षित होना पड़ेगा। क्या? किस किस चीज सुरक्षित होना पड़ेगा। तो देखो, पहले पहला आपका होता है बेटा पारंपरिक धारणा है, दूसरा होता है आपका अपारंपरिक धारणा है। क्या? अपारंपरिक धारणा है। तो बच्चों देखो, जब किसी देश को, क्या, जब किस देश को बाहर से खतरा होता है, मतलब अपने देश के बाहर से खतरा होता है, तब उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? भारी खतरा। तो यानी कि भारी सुरक्षा करनी पड़ेगी इसके लिए हमें। एक होता है बेटा आपका आंतरिक सुरक्षा। क्या? आंतरिक। यानी देखो, देश के अंदर भी आपको पता है कि ना, जो हम लोग सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित नहीं है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आंतरिक सुरक्षा। क्या बोलते हैं? आंतरिक सुरक्षा। तो देखो, अगर मैं बाहरी सुरक्षा की बात करूं तो हमें कैसे कैसे बचना चाहिए। तो देखो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे टैकल, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती है, बट मेन पता है क्या है कि आप लोग वहां पे समझ नहीं पाते हो कि चीजें हैं क्या। तो बेटा अगर मैं बाहरी सुरक्षा की बात करूं तो बाहरी सुरक्षा हमें किससे बचना है बाहर से। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है किसी भी देश पे? सैन्य हमला होता है। क्या होता है? सैन्य हमला होता है। उसके अलावा जनसंहार होता है ना? उसके अलावा आपका गठबंधन हो गया। तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा? आपकी सुरक्षा होती है। तो देखो, आप लोग इस चैप्टर को पहले अच्छे से जाके रीड करना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि पारंपरिक धारणा क्या होती है और पारंपरिक धारणा क्या होती है। ठीक है, मतलब कि हमारे देश को कैसे बचाना चाहिए। पारंपरिक धारणा में जो जो आता है, जैसे कि आपकी भारी खतरा है। क्या है आपका? भारी खतरा। क्या? भारी खतरा। तो बेटा आपका भारी खतरा किन किन चीजों से होता है, और आंतरिक खतरा किन किन चीजों से आपको होता है। ठीक है, देखो
अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। तो बेटा देखो, सभी देशों पे अस्त्रों को बनाने पे जब रोक लगाया गया था, तो अस्त्रों को बनाने पे रोक लगाने के लिए एक संधि की गई थी। क्या की गई थी? एक संधि की गई थी। तो आपसे पूछ रहा है कि संधि का नाम क्या है? क्या कि संधि का नाम क्या है? तो बेटा देखो, पूरे विश्व में अस्त्र पे नियंत्रण लगाने के लिए कौन कौन संधि की गई है? तो बेटा देखो, पहले हमने कौन संधि करी थी बेटा? अस्त्र परिसीमन संधि। ठीक है। दूसरी कौन सी करी है? सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। ठीक है। और तीसरी कौन सी करी थी बेटा? परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बेटा ये 3 संधियां की गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था कि सभी देशों पे रोक लगाई गई थी। किस चीज से? हथियार बनाने से। क्या बनाने से? हथियार बनाने से। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी। क्या है? सभी। उसके बाद देखो बेटा, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेटा एक समझौता किया गया था, जैविक हथियार समझौता। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो बच्चों कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 155 देशों ने। ठीक है। तो बच्चों देखो, 155 देशों ने क्या करा था? इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था। किस संधि पर? जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ इसके बारे में। देखो, जितनी भी संधियां होती है उनके बारे में, क्योंकि देखो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन संधि हुई, वो क्यों हुई, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कि ये संधियां क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। ठीक है। बस आप लोग पढ़ते जा रहे हो। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी? आपकी जैविक अप्रसार संधि, है ना। तो बेटा जैविक अप्रसार जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1972 में। और इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 155। उसके बाद बेटा देखो, आपकी दूसरी जो संधि हुई थी वो कौन सी थी? आपकी रासायनिक हथियार संधि। कौन सी थी आपकी? रासायनिक हथियार संधि। और ये कब हुई थी बेटा? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। तो बेटा जब जैविक अप्रसार संधि हुई थी तो इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 155। और बेटा जब रासायनिक हथियार संधि हुई थी तो बेटा इस पे 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किए और कब करे थे। ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको डेट भी याद होनी चाहिए और कौन संधि। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि 1992 में हथियारों पर रोक लगाने के लिए कौन सी संधि की गई थी। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे करे, क्या करे। ठीक है। तो देखो, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। तो देखो बच्चों, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बेटा पूछ रहा है कि आपसे जो लाइन बोली थी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो बेटा ये बात किसने बोली थी? तो बेटा किसने बोली थी ये बात? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी कि अगर बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा ना, तो उसके बिना जो आधुनिक विश्व है, मतलब हम लोग जो आधुनिक विश्व का विकास करना चाहते हैं वो लोग हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। क्या? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेटा आपको पता है कि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, मैं आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ा चुकी हूँ, तो उसका एक चैप्टर था। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसमें कितने देश है बेटा करंट में अभी? 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे पढ़े थे, जैसे कि आपका यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ को बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूएनओ। उसके अलावा देखो, हम लोगों ने डब्ल्यूएचओ पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक पढ़ा था। इसके अलावा देखो, हम लोगों ने आईएमएफ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आईएमएफ। इसके अलावा आप लोगों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पढ़ा था, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है। ये सब क्या है बेटा? अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो क्यों बनाए गए थे? विश्व में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। क्या करने के लिए? विश्व में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बेटा हम लोगों ने क्या करे थे? ये सब लोग, मतलब ये सब संधियां मतलब बनाई थी। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बेटा शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो बच्चों देखो, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो अगर आप लोग बताओगे तो शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध बेटा कब खत्म हुआ था? 1945 में। कब खत्म हुआ था? 1945 में। जिसमें दो गुट लड़ रहे थे। कौन कौन से? आपके धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो बेटा दो गुट लड़ रहे थे इसमें। ठीक है। जबकि धुरी राष्ट्र में 3 देश थे और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसी में था। ठीक है।
तो देखो अब इसमें जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध। और बेटा वो कब तक चला था, 1991 तक चला था। और किसके बीच में बेटा शीत युद्ध चल रहा था, तो आप लोग को पता होगा किसके बीच में चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। कब चल रहा, किसके बीच में चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो बेटा ये शीत युद्ध कब खत्म हुआ था, तो बेटा जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्या हो गया था, सोवियत संघ का विघटन। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बेटा, 1991 में इसका विघटन हो गया था। ठीक है, तो देखो अब मैंने शीत युद्ध से रिलेटेड बेटा देखो जो भी थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, द्वीप राष्ट्र में कितने देश थे बेटा, 3। कौन कौन से आपका, जापान, उसके बाद आपका इटली, और आपका थर्ड देश कौन था इसमें, जर्मनी। ठीक है, उसके बाद देखो, अब उसके बेटे देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि सन 1950 में फ्रांस का किसके साथ युद्ध हुआ था। क्या, कि बेटा जो फ्रांस है उसका किसके साथ युद्ध हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि किसके साथ हुआ था, कई बार पूछते हैं आप लोगों से किसका किसके साथ युद्ध हुआ था। तो बेटा फ्रांस का किसके साथ हुआ था युद्ध, तो वियतनाम के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था बेटा, वियतनाम के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ब्रिटेन को 1960 के दशक में किसके साथ युद्ध करना पड़ा था। तो बेटा किसका करना पड़ा था, केन्या के साथ। किसका करना पड़ा था बेटा, केन्या के साथ। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि उपनिवेशवाद का आजाद होना कब से आरंभ हुआ। तो बेटा उपनिवेशवाद क्या होता है, देखो जब कोई कंट्री, देखो बेटा जब कोई देश दूसरे देश पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उसके संसाधन पे, उसके हथियारों, मतलब हर एक चीज से जब किसी के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उपनिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिवेश। तो बेटा पूछ रहा है आपसे कि जो उपनिवेशवाद था यानी कि जो गुलामी थी दूसरे देशों की, वो कब खत्म होना शुरू हो गई थी, मतलब आजाद होना कब शुरू हो गया था। तो बेटा कब शुरू हुआ था, 1940 के दशक के बाद। यानी कि बेटा जितने भी देशों में उपनिवेश था वो सब धीरे धीरे क्या हो गए थे, आजाद होने लगे थे। क्या होने लगे थे, आजाद होने लगे थे। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है। तो बेटा देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके दो तत्व हैं। क्या, परम मतलब नीति के दो तत्व हैं, कौन कौन से, एक तो आपका परंपरागत, ये आपका है एक अपरंपरागत। क्या, परंपरागत और अपरंपरागत। तो देखो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि परंपरागत हम लोग किसको बोलते हैं और अपरंपरागत। तो देखो अगर बेटा मैं परंपरागत सुरक्षा नीति की बात करूं तो परंपरागत में बेटा क्या आता है आपका, क्या आता है आपका, ये बताएगा मुझे कि इसमें क्या आता है आप लोगों का। तो बेटा शक्ति संतुलन। तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा अगर सुरक्षा नीति बना के रखनी है तो उसका एक तत्व क्या है आपका, शक्ति का संतुलन कर देना। क्या, शक्ति का संतुलन कर देना। तो इसमें हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं बेटा, परंपरागत सुरक्षा नीति में। इसमें परंपरागत सुरक्षा नीति में, जिसमें कितने आते हैं बेटा, दो आते हैं। एक तो आता है आपका आंतरिक सुरक्षा, क्या आता है आपका, आंतरिक सुरक्षा। और दूसरा आता है बेटा आपका बाह्य सुरक्षा। क्या आता है आपका, बाह्य सुरक्षा। ठीक है, तो एक आपका आंतरिक हो गया, दूसरा क्या है बेटा आप लोगों का, बाह्य सुरक्षा। ठीक है, तो बेटा देखो आप लोग को दोनों पता होना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा में और बाह्य सुरक्षा में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं कब कहीं से आता है नहीं पूछता, मतलब कब कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो आंतरिक होता है बेटे का आपका क्या होता है, बाह्य सुरक्षा। क्या होता है, बाह्य सुरक्षा। तो बेटा अगर मैं परंपरागत में आंतरिक की बात करूं तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, तो आप लोग को पता होगा क्या क्या आता है बेटा, जैसे आपकी हिंसा की घटना हो गई या सांप्रदायिक अलगाववाद हो गया, तो ये सब चीजें बेटा। देखो उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है। तो बेटा अगर मैं परंपरागत धारणा की बात करूं तो परंपरागत धारणा में क्या क्या आता है आप लोगों का, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें परंपरागत धारणा में क्या क्या आता है। तो बेटा क्या क्या आता है आप लोगों का पारंपरिक में, तो मित्र देशों की रक्षा करना। क्या आता है बेटा, मित्र देशों की रक्षा करना। ठीक है, ताकि हम लोग परंपरागत जो धारणा है उसको क्या कर सके, फॉलो कर सके, क्या कर सके, फॉलो कर सके। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिससे हम लोग परंपरागत धारणा को, मतलब जो भी आपकी पारंपरिक सुरक्षा है, पारंपरिक मतलब जो भी खतरे हैं उनको कम कर सकते हैं। जैसे कि हिंसा का इस्तेमाल ना करना। क्या, हिंसा का इस्तेमाल ना करना, ये भी कर सकते हैं बेटा। उसके अलावा न्याय युद्ध हो, तो बेटा न्याय युद्ध मतलब कि किसी का गलत ना हो। तीसरा बेटा जैसे कि युद्ध, जब युद्ध हो तो युद्ध के जो साधन है उस पर सीमित करना। क्या, युद्ध साधनों को
सीमित करना। क्या करना? सीमित करना। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद है आप लोगों का कि सेना का उतना ही प्रयोग करना जितना आत्मरक्षा, मतलब कि बेटा जितना आपको जरूरत है सिर्फ सीमित सेना का यूज करना। क्या? सीमित सेना का प्रयोग करना। इससे क्या होगा बेटा? ज्यादा जनमान की हानि नहीं होगी। ठीक है। ये सब क्या है बेटा? आप पे कुछ कारण है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, परंपरागत धारणा के जो खतरे हैं उनको कम कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें से एक तिहाई युद्ध का क्या कारण था? तो बेटा पूछ रहा है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जितने भी युद्ध हुए उसका मेन कारण क्या था? तो बेटा मेन कारण क्या था उसका? शीत युद्ध। क्योंकि आपको पता है कि शीत युद्ध में क्या हो गया था, हमारा जो भाग मतलब हमारा जो देश था दो गुटों में बट गया था। कितने बट गया था? दो गुटों में। एक था बेटा आपका अमेरिका और एक था आपका सोवियत संघ। ठीक है। तो दो गुटों में बेटा आपका विश्व बट गया था। तो बेटा जो जितने भी देश थे उनके आगे भी खतरा था, या तो अमेरिका में शामिल हो जाए तो सोवियत संघ में शामिल हो जाए। तो बेटा सबके साथ था। ठीक है। तो आपको पता है कि शीत युद्ध की वजह से बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि देखो एक तरीके से विचारधारा की लड़ाई थी। अगर आप जानो तो अमेरिका कौन सी विचारधारा फॉलो करता था? तो पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करता था। जबकि सोवियत संघ बेटा कौन सी विचारधारा फॉलो करता था? समाजवादी विचारधारा। कौन सी? समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता था। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब की गई थी? तो बेटा मैंने अभी आपको दोनों संधि बताई थी। एक तो थी आपकी जैविक हथियार संधि, अभी बताया था ना मैंने आपको ऊपर कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी। तो बेटा आपकी जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। उसके बेटा देखो दूसरी आपकी कौन सी थी? रासायनिक हथियार संधि, जो कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। और इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे बेटा? 181। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1992। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में, मतलब जितने लोग बेटा विदेशी सेना से मारे गए, तो उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी तुलना में लोग खुद अपनी सरकारों से मारे गए, लोग स्वयं भुखमरी से मर गए, महामारियों से मर गए। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखो बेटा 100 वर्षों में जितने लोग युद्ध में मरे उतना लोग तो कभी भी आपको पता है कि ना तो महामारी से मर सकते हैं, ना तो भुखमरी से मर सकते हैं, और ना तो किसी सरकार के द्वारा मारे जा सकते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखो, उसके बच्चे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो बेटा मानवता का रक्षा कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या? कि मानव की रक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो बेटा बेटा मानव के ऊपर भी क्या होता है? काफी खतरा होता है इंसान के ऊपर। ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना? हर तरीके से खतरा रहता है। तो बेटा देखो, जब मानव एक रक्षा का, तो मानव की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जब वो जो मानव है किससे बच जाए? अभाव और मुक्ति से, मतलब जब उससे कोई डर ना हो और कोई भय ना हो। तो बेटा जब ये चीज उसके अंदर नहीं होगी इसका मतलब क्या है? कि वो सुरक्षित है। क्या है वो? सुरक्षित है। ठीक है। तो आपको पता है कि सिर्फ देश नहीं डरता है, मानव भी क्या होता है? डरता है। किससे? तो मतलब मतलब तो उनको भी तो डर लगता है। मान के चलो आप रोड पे चल रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, किसी को पता थोड़ी है कब के साथ क्या हो जाता है बेटा, पता नहीं रहता रोड पे ना। तो वो चीज रहती है। तो खतरा बेटा सबके पास रहता है। उसके बाद देखो, उसके बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों की, सन 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरने के कौन से कारण नहीं है? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि 1990 में सभी देशों को लगा कि विश्व में जो सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी देशों को क्या है? खतरा है ना? क्या है? खतरा है। जैसे कि मैं बात करूं तो आपको पता है कि सुरक्षा की दो धारणा होती है, एक तो होता है पारंपरिक, होता है बेटा आपका गैर पारंपरिक। तो बेटा पारंपरिक की बात करूं तो पहला आपको कौन सा खतरा है? आपका भारी खतरा। कौन सा है आपका? भारी खतरा। तो बेटा भारी खतरा में क्या क्या आता है? जैसे कोई देश आपके ऊपर हमला कर दे, जैसे कि सैन्य हमला कर दे, इसके अलावा जनसंहार कर दे, है ना, वहां की जनता आपके ऊपर हमला कर दे, या तो शक्ति संतुलन, मतलब कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई आपके ऊपर हमला कर दे, जैसे कि पाकिस्तान। उसके अलावा बेटा गठबंधन, है ना, तो गठबंधन की वजह से भी दूसरे देशों को नुकसान होता है। उसके अलावा बेटा शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण क्या होता है बेटा? जब आप किस देश को ना हथियार बनाने के लिए छोड़ दो कि बनाओ हथियार जितने बना सकते हो। ठीक है। तो बेटा ये सारे जो खतरे हैं वो किससे होते हैं? बाहर से होते हैं। यानी कि ये सारे खतरे बेटा हम लोग खुद क्रिएट नहीं करता है, कोई भी देश बाहर से हो जाते हैं। ठीक है।
एक होता है बेटा आपका आंतरिक खतरे। क्या? आंतरिक खतरे। तो बेटा अगर आंतरिक खतरे की बात करूँ, इसमें पहला क्या आता है आपका? कानून व्यवस्था। तो बच्चों देखो, अगर आपके देश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उससे क्या होता है कि अंदर भी खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेटा आपका अलगाववाद। अलगाववाद क्या होता है बेटा? जब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग अलग होने की बात करें तो उससे भी खतरा बढ़ जाता है। तो अलगाववाद की भावना तो आपको पता है कि भारत में काफी फेमस थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान बना, है ना। थर्ड क्या है बेटा आपका? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध क्या होता है बेटा? जब देश के अंदर दो गुट अपने में लड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृह युद्ध। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की जब अवधारणा उठी तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है? तो बेटा पहला तो कारण है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा बढ़, आतंकवाद, आपको पता है। दूसरा क्या है बेटा आपका? ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा क्या है बेटा आपका? महाशक्तियों का अस्तित्व में आना। तो देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है? एड्स, वो बर्ड फ्लू। तो बेटा किसी बीमारी के फैलने से सुरक्षा की नीति नहीं बनाई गई थी, पर जब पूरे विश्व में आतंकवाद बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, महाशक्तियां उभरने लगी, तो इसकी वजह से क्या किया गया? मतलब सुरक्षा नीतियां बनाई गई ताकि हर एक देश को क्या मिल सके? सुरक्षा मिल सके। ठीक है। उसके बेटा देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब देखो इसका आंसर क्या है? एड्स एंड बर्ड फ्लू। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि कब की गई थी? तो बेटा जैविक हथियार संधि कब हुई थी? अभी आप लोग पढ़े हो ना कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी? तो बताएगा मुझे कि जैविक हथियार संधि कब की गई थी? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का कि जैविक हथियार संधि कब की गई थी? तो बेटा कब की गई थी? 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, एक मिनट जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व किसे करना पड़ता है? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो प्रत्येक देश है अपनी सुरक्षा कैसे करता है? क्या? प्रदेश अपने अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है? ठीक है। कि हर देश अपनी सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो देखो, कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? स्वयं प्रत्येक देश। तो आपसे पूछ रहा है कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यापारिक रूप से किसे करना पड़ता है? तो किससे करना पड़ता है? तो बेटा उस देश के खुद की सरकार को उस देश की सुरक्षा करनी पड़ती है। देखो मान के चलो भारत है, तो भारत की सुरक्षा कोई बाहर का बंदा तो आके नहीं करेगा ना। तो कोई भी देश है बेटा, अगर उसकी सुरक्षा करनी है तो वो कौन करेगा? उसका खुद का देश करेगा, यानी कि उसकी सरकार या उसकी जो भी संस्थाएं वो क्या करेंगी? उस देश की सुरक्षा करेंगी। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के लगभग 200 देशों के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में क्या है? तो बेटा क्या है? बेफिक्र है? ऐसा तो नहीं है ना। दूसरा क्या है बेटा आप लोगों का कि विभिन्न धारणाएं रखते हैं। थर्ड क्या है बेटा आपका? इनमें से कोई नहीं। और डी क्या है आपका? दोनों। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा, विश्व के लगभग 200 देश ऐसे ना जिसमें 7 अरब जनसंख्या है। ठीक है। तो वो लोग सुरक्षा के संबंध में क्या है? बेफिक्र तो है नहीं। बेफिक्र है तो बेफिक्र तो कोई भी देश नहीं है। उसके अलावा विभिन्न धारणाएं हैं, है ना। सबकी विभिन्न 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 धारणाएं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए किसी देश के लिए अपनाया गया है? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, तो इसमें जो सैन्य खतरा है वो किसी देश के लिए क्यों माना गया है? तो देखो बेटा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस खतरे की तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। खतरनाक है कि नहीं है? आप लोग ही बोलो तो क्या ऐसे तरह खतरनाक है? बेटा देखो, क्योंकि सैन्य खतरा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्या? सबसे ज्यादा होता है। इसलिए किसी भी देश के लिए पारंपरिक धारणा में अगर सबसे महत्वपूर्ण जो खतरा है वो किससे होता है? सैन्य खतरे से होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? ये खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी युद्ध में किस चीज का नुकसान होता है? तो बेटा किस चीज का नुकसान होता है? सैनिक और जनमाल की हानि होती है ना। तो सेना की भी हानि होती है, यानी कि बहुत सारे आर्मी के लोग मर जाते हैं। दूसरा, जान माल की भी हानि होती है। जान माल मतलब कि आप जानते हो जान माल क्या होता है बेटा? जैसे कि पैसे की भी हानि होती है और व्यक्ति की भी हानि होती है। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में
कौन से विकल्प ठीक नहीं है? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो बुनियादी स्तर पर किसी भी सरकार के पास अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो वो कौन सा विकल्प इसमें से ठीक नहीं है? तो बेटा आत्मसमर्पण करना। दूसरा क्या है बेटा? दूसरे पक्ष की बात बिना युद्ध के मान लेना। तीसरा क्या है बेटा? युद्ध ठान लेना और अपनी रक्षा करना। थर्ड क्या है बेटा? युद्ध को नजरअंदाज करना। तो बच्चों देखो, इसका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है बेटा? युद्ध को नजरअंदाज करना। क्या? युद्ध को नजरअंदाज करना। तो देखो, अगर आपके सरकार के पास युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है? या तो वो आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा क्या है बेटा? दूसरे पक्ष की बात बिना मतलब दूसरे पक्ष की बात बिना युद्ध के मान लेना, है ना बेटा? दूसरा ये हो सकता है। तीसरा क्या बेटा? कि युद्ध ठान लेना, ये भी हो सकता है, क्योंकि युद्ध तो बेटा ठानना पड़ेगा। मान के चलो पाकिस्तान बोले हम लोग युद्ध करेंगे, हम बोले कि नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सामने से आपको कोई बोल रहा है युद्ध करने को तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो बेटा जब भी आपके सामने युद्ध की स्थिति बनी है तो ये तीन विकल्प आपके पास है कि आप कर सकते हो इन चीजों को। और क्या नहीं कर सकते बेटा? युद्ध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप एक देश है, मान के चलो सामने से कोई हमला करा, नहीं करोगे तो आपको कोई बोलेगा कमजोर देश है। ठीक है? उसके बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब करा था? तो बेटा क्या आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है? डब्ल्यूटीओ। क्या? डब्ल्यूटीओ। तो बेटा अगर मैं डब्ल्यूटीओ की बात करूं तो इसके ऊपर एक बार आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। क्या कर दिया था? हमला। तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा वो हमला कब किया गया था? तो कब हुआ था बेटा वो हमला? 11 अक्टूबर 2000 को क्या किया गया था? इसके ऊपर हमला किया गया था। उसके बेटा देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो बेटा अगर मैं करंट में बात करूं तो विश्व की जनसंख्या कितनी है? 6 अरब 20 करोड़। कितनी है? 6 अरब 20 करोड़। जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है बेटा? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। तो ये आपका, ये मैं आपको होमवर्क में मतलब आपको कमेंट में बताना मुझे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? क्या? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीज आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है? उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता। ठीक है? यानी कि हमारी जो सैन्य है बहुत ताकतवर रहे। ठीक है? और आपसे पूछ रहा है कि हमारी सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है? यानी देखो, हम लोग जब सुरक्षा नीति की बात करते हैं तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले अपना क्या मजबूत कर रखा है? सेना, यानी कि सैन्य क्षमता, यानी कि आपकी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। उसके बाद आपसे पूछ रहे बेटा कि हमारा दूसरा घटक क्या होता है? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है अर्थनीति मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी है कि अंतरराष्ट्रीय कायदों व संस्थाओं को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी है बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मजबूत करना। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा दूसरा घटक क्या था सुरक्षा नीति का? कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके कायदे और संस्थाओं को क्या करना? मजबूत करना। क्योंकि देखो जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय कायदे और संस्थाएं है ना, अगर वो मजबूत होगी बेटा तो ऑटोमेटिकली है कि आपके देश में युद्ध नहीं होगा, आपके लिए किसी देश में भी नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद देखो, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? क्या? कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? ध्यान से पढ़ना, कौन सा नहीं है? तो बेटा पहले आपका निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास। सेकेंड है बेटा आपका अस्त्र शस्त्रों का भंडार तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण। और ऑप्शन नंबर डी बेटा इनमें कोई नहीं। तो बेटा पारंपरिक धारणा में क्या आएगा आपका? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग बता ही सकते हो बच्चों कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है बेटा? कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है पारंपरिक धारणा में? तो कौन सा नहीं बेटा आपका? निशस्त्रीकरण। क्योंकि बेटा निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? हथियारों पर रोक लगाना। जबकि आपको पता है कि पारंपरिक धारणा में क्या होता है? ज्यादा लोग हथियार बनाते हैं, है ना? उसके अलावा क्या है बेटा आपका? अस्त्र नियंत्रण नहीं करते हैं लोग। और विश्वास विश्वास नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि ये सब क्या है बेटा? इसके तरीके हैं। क्या है? कि पारंपरिक धारणा के तहत जो भी चीजें होती हैं उनको क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम करने के लिए। ठीक है? तो देखो, ये कुछ स्थितियां थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा कब आक्रमण किया गया था? तो बेटा अमेरिका के ऊपर कब हमला हुआ था? तो बेटा कब हमला हुआ था? 2001 में। कब हुआ था बेटा? 2001 में क्या हुआ था? अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था। ठीक है? और किसने करा था? आतंकवादियों ने करा था। ठीक है? उसके बाद देखो, उसका बेटा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखो, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। क्योंकि देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अंतरराष्ट्रीय
संगठन का क्वेश्चन है। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा परिषद किसका एक अंग है, तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कितने अंग थे बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ में? 6 थे। कितने थे? 6। जिसमें सबसे पहला क्या था आपका? सुरक्षा परिषद। क्या था आपका? सुरक्षा परिषद। दूसरा कौन सा था बेटा आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद देखो थर्ड आपका कौन सा संगठन था इसमें? सचिवालय। कौन सा था? सचिवालय। फोर्थ बात करूं तो बेटा कौन फोर्थ क्या था इसमें? आम सभा। ठीक है। फिफ्थ क्या था बेटा इसमें? आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या था? आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद आप लोग का सिक्स्थ है न्यासिता परिषद। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर अंग था वो कौन सा था आपका? सुरक्षा परिषद। कौन सा था आपका? सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो बेटा अगर इसमें मेंबर की बात करूं तो आपको पता था कि इसमें 10 क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 10 स्थायी सदस्य। और 5 क्या होते हैं बेटा? अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा? टोटल 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15, क्योंकि 5 तो स्थायी सदस्य हो गए और 10 अस्थायी हो गए। तो बेटा 5 कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? अमेरिका, सोवियत संघ आपका। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपका कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो ये सब क्या है बेटा इसमें? परमानेंट मेंबर है। कितने हैं? परमानेंट मेंबर है। तो बेटा परमानेंट मेंबर के पास क्या है? वीटो पावर है। ये भी सबको पता होगा। तो देखो बच्चों, देखो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो ना, सिर्फ इतना मत पढ़ो कि आप उस चैप्टर के बारे में जानो। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चित काल विस्तार का विरोध क्यों किया? तो बेटा देखो, एक परमाणु अप्रसार संधि थी, एनपीटी। क्या थी? परमाणु अप्रसार संधि। क्या? परमाणु अप्रसार संधि। तो बेटा परमाणु अप्रसार संधि में क्या था ना, कि इस पर कोई देश हस्ताक्षर कर देगा तो वो परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। क्या? परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसमें ये था। तो देखो इसमें ना हमसे भी हस्ताक्षर कराने थे कि हम लोग भी क्या करें, इसके ऊपर हस्ताक्षर करें। बट हम लोगों ने क्या करा था? मना कर दिया था कि हम लोग इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे बेटा? उसका एक रीजन था, क्योंकि देखो हम लोग को भी परमाणु हथियार बनाने थे। क्या करने थे? परमाणु हथियार बनाने थे। तो अगर बेटा अगर हम लोग इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते तो हम लोग कैसे बनाते फिर? ठीक है, फिर तो पर इस पे हम लोग हस्ताक्षर करने के बाद तो हम लोग बना ही नहीं पाते। इसकी वजह से क्या हो गया था बेटा, कि हम लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। क्या? इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बट ना करने की वजह से ही हमारे एक तरीके से विरोध किया। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि भारत ने इसका विरोध कब किया था? तो बच्चों कब किया था हम लोगों ने इसका विरोध? तो यह बताएगा कि हम लोगों ने बच्चों कब इसका विरोध किया था। तो देखो अगर इसका कोई आंसर बता सकते हो तो बच्चों बताओ आप लोग इसका आंसर, कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है, बट हम लोग को पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिक्कत होता है सॉल्व करने में। ठीक है, कोई भी चैप्टर है, अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? दिक्कत ही होती है ना, क्योंकि बिना पढ़े तो करोगे तो यही होना ही है। हम लोग क्या सोचते हैं कि बस करेंगे और हो जाएगा। तो बेटा इतना आसान तो नहीं है कि आप लोगों ने बोला और हो गया। ठीक है, क्या बोलने से हो गया? तो बोलने से तो बेटा आप भी जानते हो कि कुछ नहीं होता। क्या? ये कुछ नहीं होता। तो देखो बेटा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है परमाणु 1991। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी है 1995। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 2001। और बेटा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है 2005। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 1995। तो बच्चों हम लोगों ने इसके ऊपर क्या नहीं करे थे? हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्या? इस पे हस्ताक्षर हम लोगों ने नहीं किए थे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो बेटा किसने नहीं करे थे? भारत ने नहीं करे थे। यही मैंने आपको बताया था ना कि इसके ऊपर किसने हस्ताक्षर नहीं किया, तो भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और क्यों नहीं करे थे? उसके बहुत सारे रीजन थे बेटा ना करने के। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को परमाणु हथियार पे अभी हम लोग को इसके ऊपर काम करना था, और अगर हम लोग इस पर हस्ताक्षर कर देते तो हम लोग कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते। क्या? परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते। तो देखो बेटा
जो परमाणु अप्रसार संधि बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1 जुलाई 1968 को क्या करा गया था बेटा? इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसमें बोला गया था बेटा कि इसमें सिर्फ सिर्फ 5 देश हैं जो क्या बना सकते हैं? परमाणु हथियार बना सकते हैं। क्या? सिर्फ 5 देश हैं जो क्या बना सकते हैं? परमाणु हथियारों को बना सकते हैं। तो इसमें ये बोला गया था। तो इसका काफी सारे देशों ने, हम लोगों ने भी और पाकिस्तान ने भी क्या करा था? इसका विरोध किया था। उसके बाद बेटा देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में बेटा पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को आता ही होगा कि बेटा भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो बेटा कब हुआ था? 1974 में। और कहाँ पे हुआ था बेटा? पोखरन में हुआ था। पोखरन कहाँ है बेटा आप लोगों का? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बेटा कि परंपरागत सुरक्षा नीति के इसमें से कौन सा तत्व है? क्या? तो बेटा इसमें से कौन सा तत्व है? तो देखो बेटा, परंपरागत सुरक्षा की बात करूं तो इसमें सबसे पहला क्या है आपका? शक्ति संतुलन। दूसरा क्या है बेटा आपका? गठबंधन की राजनीति, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। तीसरा क्या है बेटा आपकी? सामरिक सुरक्षा। सामरिक सुरक्षा की तरह जैसे क्या बनाया गया है? नेटो बनाया गया है, सीटो बनाया गया है ना, सेंटो बनाया गया है। तो बेटा ये सब क्या है? संगठन तो है, जो क्यों बनाए गए थे? सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इन सबको क्या किया गया था बेटा? बनाया गया था। क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, तो इसका कोई फायदा तो था नहीं, बना तो दिया था इन लोगों ने, सीटो सेंटो। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? इनमें से सभी। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया था? तो बच्चों कहाँ पे किया था? पोखरण में किया था। ठीक है, उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो बेटा ऑप्शन नंबर है आपका, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है बेटा आप लोग का, होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था? विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। क्या हुआ था? विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो बेटा कब किया गया था? 1998 में किया गया था। जब आपके प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? तो बेटा उस टाइम के आपके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम। क्या थे आपके? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे? एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखो, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो क्या थे? मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इन्हीं की वजह से दूसरा जो आपका परमाणु परीक्षण था वो क्या हो गया था? सफल हो गया था। क्या हो गया था? सफल हो गया था। तो आपसे पूछ सकता है बेटा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन थे वो? राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था? तो बेटा किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था इसके चार्टर पर? यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बनाया गया था, यानी जब सुरक्षा परिषद बनाया गया था या तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर मैं बात करूं तो क्या था बेटा? मुख्य उद्देश्य कि सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्या? सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा करी थी? तो बेटा दो महाशक्तियां कौन सी थी आपकी? अमेरिका और सोवियत संघ, है ना, जो कब उभरी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब उभरी थी बेटा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा इससे कौन सी स्थिति पैदा हुई जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ? तो बेटा आपको पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति थे। ठीक है, क्या थे? दोनों महाशक्ति थे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों की महाशक्ति होने की वजह से, मतलब ऐसी कौन कौन सी भूमिका थी जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ? तो बेटा पहला तो आपका, मतलब तीसरा विश्व युद्ध घटित ना हो सका। तो बच्चे से करेक्ट आंसर क्या है आपका? आतंक का संतुलन, क्योंकि बेटा उस टाइम पे आतंकवाद का बढ़ावा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे आतंकवाद था नहीं इतना। ठीक है, उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बेटा कि किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया था? तो बेटा पूछ रहा है ऐसी कौन संधि थी जिसमें क्या किया गया था कि परमाणु परीक्षण करने से मना कर दिया गया था? तो बेटा वो कौन संधि थी आपकी? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसमें बोला गया था कि बेटा कोई भी जो मतलब परीक्षण करेगा तो वो पानी के अंदर, क्या? पानी के अंदर या तो वायु में कोई भी परीक्षण नहीं करेगा। किसका? परमाणु हथियारों का।
उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ। तो ये वाला जो योजना प्रस्ताव था वो कौन लेकर आया था कि शांति अगर चाहते हो पूरे विश्व में तो उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा। तो बेटा ये किस योजना के प्रस्तावक थे? ये कौन से लेकर आए थे? तो बेटा कौन लेकर आए थे इस योजना को? तो बेटा डिन एचएनएस। तो ये लेकर आए थे बेटा क्या? शांति हेतु एकजुट हो जाओ। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो बेटा नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा था? तो घाना के किएन कुमरा ने गढ़ा था। क्या? नव उपनिवेशवाद। तो बेटा नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि पूरा एक गठबंधन बन गया है, तो वो भी क्या एक तरीके से उपनिवेशवाद तो है। उसके बाद बेटा देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वबधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया? तो बेटा पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया था? तो बेटा कब बनाया गया था? 1945, 1990, 1952। ऑप्शन नंबर सी बेटा 1960 और ऑप्शन नंबर डी है 1965। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1952। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? तो बेटा जब इरा मतलब कोरिया में युद्ध चल रहा था तो इस युद्ध को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद ने क्या करा था? तो बेटा सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया था। क्या दिया था? सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया था। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन होती है? तो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर शांति रखनी मतलब शांति बनाए रखने के लिए किस अधिकारी को रखा गया है? तो बेटा वो कौन होता है? आपका महासचिव होता है। कौन होता है? आपका महासचिव होता है। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि महासचिव कौन होता है। ठीक है। महासचिव किस में होता है? क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कि महासचिव किस में है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है। देखो क्योंकि आप लोग सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, इसके अलावा कुछ आप लोग को पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो बेटा शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले इस विधि का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो बेटा कहाँ पे हुआ था? कांगो के गृह युद्ध में हुआ था कि शांति निर्माण किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझा जाता है? तो बेटा आपको पता है कि किसमें होता है? सामूहिक सुरक्षा में होता है। किसमें होता है? सामूहिक सुरक्षा में। जिसमें क्या बनाया गया था? नेटो। जो किसने बनाया था बेटा? आपका अमेरिका ने बनाया था। तो बेटा अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय मतलब एक संगठन बनाया था जिसमें बोला गया था कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो माना जाएगा कि सभी के ऊपर हमला हुआ है। क्या? कि सभी के ऊपर हमला हुआ है। तो जैसे कि आपका नेटो बनाया गया, तो बेटा नेटो कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1949 में। उसके अलावा बेटा अमेरिका ने सीटो भी बनाया था। क्या बनाया था? सीटो। ये भी एक संगठन था जिसको कब बनाया गया था? 1954 में। उसके बेटा एक और था आपका सेंटो। क्या था आपका? सेंटो। तो ये भी अमेरिका ने बनाया था। और कब बनाया था बेटा? 1955 में। तो बेटा देखो, एक सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्सा पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से? वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? तो बेटा आपसे पूछा सबसे ज्यादा अगर हथियारों को लेकर अगर संघर्ष होते हैं तो कहाँ पे होते हैं? तो बेटा कहाँ पे होते हैं वो? अमेरिका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में ज्यादा होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटो का सदस्य नहीं है? तो बेटा अगर नेटो की बात करें तो नेटो में वो सदस्य आते हैं जो अमेरिका के मतलब पड़ोसी देश है। ठीक है। तो बेटा इसमें भारत का कोई काम नहीं है। तो बेटा नेटो में कौन सा सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। कौन नहीं है बेटा? भारत। तो भारत इसमें नहीं आता। ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि इसमें भारत नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद देखो, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किसको दिया गया था? तो बेटा किसको दिया गया था? महासचिव को। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग को देखो बच्चों इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं आप लोगों के, जितने थे मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है। तो कुछ भी तब भी आप लोग कुछ डाउट रहे इस चैप्टर में तो आप लोग मेरे से फ्रीली होके पूछ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन के साथ आप लोग मेरे से पूछ लेना कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको थोड़ा सा समझा दो, तो मैं आप लोग को समझा दूंगी। ठीक है बच्चों। उसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। देखो अगर जिन बच्चों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा बच्चों, देखो उन बच्चों के चैप्टर समझ नहीं आ रहा होगा अभी। ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होंगे।
तो बेटा क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं आएगा आपको क्योंकि देखो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बच्चों जब आपको चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे? तो क्वेश्चन को अगर आप लोग को अच्छे से टैकल करना है, तो आप लोग को पहले चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब तो 1 डेढ़ महीना बचा पेपर आने में, तब तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? तब भी आप लोग को कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग क्या करना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।